हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें बेटा तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक नया चैप्टर है बेटा केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसे हमने बोला था शुरुआत में, मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेक्शन जब देखा था तो हमने सॉलिड के लिए, फ्लूइड के लिए, लिक्विड के लिए प्रॉपर्टीज देखी थी। अब बात करेंगे बेटा गैसेस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर के अंदर, गैसेस की पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती है। तो केटीजी की जो शुरुआत है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था केटीजी की जो शुरुआत होती है वो कुछ अजम्पशन से होती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा पोस्टुलेट ऑफ केटीजी, या फिर बोला जाता है अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर लगभग हमने कल के लेक्चर के अंदर लगभग 10 अजम्पशंस की बात कर ली थी। उन 10 अजम्पशन से जो अजम्पशन थे, उस 10 अजम्पशन में से कुछ जो थे बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहली बात हमने ये बोली थी कि मॉलिक्यूल्स जो थे गैसेस के, ठीक है, उसकी बात हमने की थी कि मॉलिक्यूल जो होगा बेटा गैसेस की, अगर हम देखें तो उनका जो शेप रहेगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है, वो एक रिजिड रहेंगे, और मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे गैसेस के वो एक रैंडम मोशन में, मतलब इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होंगे, और अलग अलग तरह के मोशन करेंगे। मोशन करते वक्त एक दूसरे से टकराएंगे, जो कुछ वेसल रहेगी, जो वॉल्स रहेगी कंटेनर की, उससे टकराएंगे, और ये जो कोलिजन होगा ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है किसी भी तरह के काइनेटिक एनर्जी का, किसी भी तरह का कोई भी लॉस उस कोलिजन के दौरान नहीं होगा। उसके बावजूद उसके अगर हम देखें उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशन, जैसे कि हमने बोला था द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। The actual volume of gas molecule is very very less as compared to the actual volume of gas की बात करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द रिलैक्सेशन टाइम। हमने बोला था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उनके बीच में किसी भी तरह की कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि बेटा नेग्लिजिबल रहेगी। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी फोर्स नहीं लगाते, जिसके कारण हम ये बोल पाते हैं कि वहाँ पे गैसेस की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, जीरो होती है, सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए इसको बोला जाता था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये सारे जो अजम्पशंस हमने देखे, मैंने बोला था कि एक हाइपोथेटिकल बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसका कोई भी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो किसी भी तरह का कोई भी हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नहीं मिलेंगे। ये लिखी गई है, हाँ, विद लॉजिक, बट विद लॉजिक। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि किस तरीके का लॉजिक यहाँ पे यूज किया जाता था गैसेस के स्टडी करते वक्त, ये सारी चीजें लिखी गई। हाँ, अब देखो बेटा इस केटीजी मतलब ये जो काइनेटिक थ्योरी जो लिखी गई है उससे पहले भी कुछ लॉज दिए गए थे। अब क्या होना था, ये जो काइनेटिक थ्योरी है, इस काइनेटिक थ्योरी को उन लॉज को या फिर उन लॉज के ऊपर खड़े उतरना था। ये जो काइनेटिक थ्योरी जो है गैसेस की, इस काइनेटिक थ्योरी को क्या करना था बेटा, वहां पे अगर हम देखें तो ये जो गैसेस के लॉज हैं उन लॉज के ऊपर इसको क्या करना था बेटा, खड़ा उतरना था। यानी इसको क्या होना था, वो प्रूफ करने थे वो लॉज सारे, ठीक है, वो सारे लॉज वो सारे जो लॉज हो गए वो सारे लॉज इस थ्योरी के ऊपर से क्या होने चाहिए थे बेटा, प्रूफ होने चाहिए थे, तभी बात बनती थी, ठीक है। मतलब आगे का जो कॉन्सेप्ट या फिर आगे की जो चर्चा हमें करनी है वो गैसेस के लॉज के ऊपर करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या फिर छोटा पॉइंट कल के लेक्चर में इंट्रोड्यूस करके दिया था, जिसको मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो वो था क्या कि मैंने बोला था कि ये जो सारे अजम्पशंस हमने देखे हुए, ये सारे जो पोस्टुलेट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखे हुए, इन सारे अजम्पशंस को, इन सारे पोस्टुलेट को जो गैस फॉलो करती है, ठीक है, जो गैस को ओबे करती है, वो गैस कहलाती है बेटा कौन सी गैस, आइडियल गैस, ठीक है, वो गैस क्या कहलाती है, आइडियल गैस कहलाती है। ये जो पूरे पोस्टुलेट हमने देखे हुए, ये सारे जो अजम्पशंस हमने देखे हैं, इन सारे अजम्पशंस को अगर कोई गैस फॉलो करती है, कोई गैस ओबे करती है, तो उस गैस को हम बोलते हैं बेटा कौन सी गैस है, आइडियल गैस। लेकिन हमने देखा था कि जो गैसेस हमारे पास है वो सारी गैसेस कौन सी, मतलब ऑलमोस्ट जो गैसेस हमारे पास है वो रियल गैसेस है। आइडियली अगर हम देखें, आइडियल का मतलब ये आप ऐसे मानते हुए चलिए एक हाइपोथेटिकल वो क्या है, कॉन्सेप्ट है। आइडियल का मतलब आप ऐसे मानते हुए चल सकते हो कि वो क्या है बेटा, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान समझना क्या होता है। अब देखिए लगभग अगर हम देखें तो
मान लीजिए ये 10 पोस्टुलेट है, 10 अजम्पशन। इन 10 अजम्पशंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये जो 10 अजम्पशंस अगर कोई गैस फॉलो कर लेती है तो मैं उसको बोलूंगा बेटा कौन सी गैस? आइडियल गैस। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है। अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू अगर को बोलने की कोशिश करूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये वही बात है बेटा। जैसे अगर आप देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप क्लास में, अगर आप मान लेते हैं कि हमारे क्लासेस जैसे रेगुलर चलते थे ऑफलाइन, वैसे हमारे क्लासेस चल रहे हैं, तो ऑफलाइन जब आप आते हो क्लासेस के लिए, तो जैसे ही आप क्लास के अंदर एंटर करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए दिखाई देंगे। उसके ऊपर आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। मतलब जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ रूल बुक वहाँ पे बनाई गई है कि आपको इतने सारे रूल्स क्या करने हैं, क्लास में आने के बाद फॉलो करने हैं। सही है, बिल्कुल। ये बात तो आपको सबको पता है कि आपको क्या करना है, ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। अब अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट उन सारे रूल्स को अगर फॉलो करता है, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा उन सारे रूल्स को अगर फॉलो करता है, तो क्लास या टीचर के नजरों, मतलब वो नजर में वो बच्चा कैसे होगा? एक आइडियल स्टूडेंट कहलाएगा। अगर कोई स्टूडेंट उन सारे रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है, जितने सारे रूल्स एकेडमी में, इंस्टीट्यूट में, क्लास में बना के दिए हुए आपके लिए, उन सारे रूल्स को अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट फॉलो करता है, तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? एक आइडियल स्टूडेंट कहलाएगा। ठीक है, वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? एक आइडियल स्टूडेंट कहलाएगा। बात समझ में आती है? वो स्टूडेंट एक आइडियल स्टूडेंट कहलाता है। अब अगर मैं आगे की बात कर लेता हूँ, तो आपको सभी को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ऐसा कोई होगा क्या कि उन सारे रूल्स को फॉलो करेगा? अरे होगा क्या? नहीं। जितने सारे सर एक दो रूल मुश्किल से हम फॉलो करते हैं सर, उतने सारे रूल्स कहाँ फॉलो करेंगे? इसका मतलब कोई आइडियल स्टूडेंट होगा क्या? नहीं, कोई भी आइडियल स्टूडेंट नहीं है। इसका मतलब अगर वो सारे रूल्स फॉलो करता है, उन सारे रूल्स को वो रेगुलरली अच्छे से फॉलो करता है, तो वो आइडियल स्टूडेंट होगा। उसी प्रकार से जब हम गैसेस की बात कर लेते हैं, तो अगर कोई गैस जो कुछ अजम्पशंस हमने पढ़े हुए हैं, उन सारे अजम्पशंस को अगर फॉलो कर लेती है, तो वो गैस कहलाती है बेटा आइडियल गैस। लेकिन ऐसी गैस नहीं होती, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट नहीं होता। इसीलिए आइडियल गैस हमें देखने को नहीं मिलेगी। जितने सारी गैसेस है रियल, ऑलमोस्ट सारी गैसेस रियल है। अब ध्यान समझना, लेकिन अब ध्यान समझना, लेकिन अगर क्लासेस ने ठान लिया, अगर जो कुछ हमारे राज सर वगैरह है, यानी जो हमारा नॉन एकेडमिक स्टाफ बेसिकली, या फिर हम भी उसमें आते हैं, अगर हमने ठान लिया कि बच्चों से ये सारे रूल्स तो फॉलो करने ही करने, मतलब करवाने, मतलब ऐसे मान लीजिए कि बेसिकली क्लास, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करने लगे, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ गए बेटा, डिसिप्लिन लाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए, राज सर वगैरह सब जरा स्ट्रिक्ट हो गए, तो अब बच्चा क्या करेगा? रूल्स फॉलो करेगा, या रूल्स फॉलो करने के एक्टिंग तो भी कर लेगा ना। पहले तो उतना भी नहीं हो रहा था ना, लेकिन अब जब क्या हो जाएगा कि जब क्लास या फिर राज सर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ाते हैं, तो बच्चा क्या करेगा? उन रूल्स को फॉलो करेगा। ऑलमोस्ट सारे रूल्स फॉलो होने की शुरुआत हो जाएगी। मतलब अब जो बच्चा पहले आइडियल नहीं था, अब वो क्या कर रहा है बेटा? आइडियल होने का बिहेव कर रहा है, वो ट्रीट हो रहा है बेटा एज आइडियल। लेकिन वो रियलिटी में आइडियल है क्या? नहीं, क्योंकि अब उसके ऊपर क्या क्या है कि एकेडमिक अगर हम देखें, या फिर जो राज सर वगैरह है, उन्होंने अपना क्या किया बेटा? स्ट्रिक्टनेस बढ़ा ली, तो जिसके कारण उसको ना जानते हुए रूल्स को क्या करना पड़ रहा है बेटा? फॉलो करना पड़ रहा है, और तब जाके वो आइडियल स्टूडेंट हुआ है। तब जाके वो क्या हो रहा है बेटा? आइडियल स्टूडेंट हो रहा है। अब उसी प्रकार से कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ये जो रियल गैसेस होती है, ये रियल गैसेस बिहेव करती है लाइक बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। अगर राज सर अपनी स्ट्रिक्टनेस थोड़ा कम कर दे, मतलब ऐसा कि अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, बच्चे थोड़े सुधर गए, बच्चे क्या हो गए बेटा? थोड़ा सुधर गए, ऐसे उनको लगा कि बच्चा थोड़ा सुधर गया है, अच्छा उनको पता चल गया क्या सही है, क्या नहीं करना है, क्या करना, ये सब बच्चों को पता चल गया, और थोड़ा राज सर अगर रिलैक्स हो गए, तो फिर बच्चे फिर
फिर से रूल्स फॉलो करेंगे क्या? नहीं। वो कब तक उन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं? जब तक राज सर अपना स्ट्रिक्टनेस उसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे, तब तक बच्चे उन रूल्स को फॉलो करेंगे। वो थोड़ा रिलैक्स हो गए, बच्चे भी रिलैक्स, वो आइडियल स्टूडेंट में नहीं आएंगे। वो आइडियल स्टूडेंट कब तक हो गए? जब तक उनका राज सर जो है वो स्ट्रिक्टनेस अपना बनाए रखे, तब तक बच्चा जो रहेगा बेटा वो क्या होगा? एक आइडियल स्टूडेंट के कैटेगरी में आएगा। वो अगर रिलैक्स हुए तो बच्चा भी रिलैक्स। उसी प्रकार से कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही जो गैसेस होती है, रियल गैसेस, वो बिहेव करती है लाइक अ आइडियल गैसेस। अगर कंडीशंस में हम थोड़ा अगर कम पड़ गए तो वो रियल गैस कहलाएगी, वो आइडियल गैस नहीं रहेगी। तो कब रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, या फिर कब हम रियल गैसेस को आइडियल गैसेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं? तो आपको याद रखना बेटा, अभी एक लाइन बोल रहा हूँ और उस लाइन को आपको याद रखना है कि आइडियल गैसेस मतलब रियल गैसेस ट्रीट होती है एज आइडियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्या एक बात जो मैंने अभी बोली, मैं क्या बोल रहा बेटा, इसको मैं कहीं पे लिख देता हूँ। क्या बोलता हूँ देखिए, एट हाई टेम्परेचर, at high temperature and low pressure, ठीक है, at high temperature and low pressure, ठीक है, जो रियल गैस होगी, रियल गैस behaves like a आइडियल गैस, ठीक है। सो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। तो ये जो कंडीशन है, यानी ये जो मैंने यहाँ पे बना दी है, क्या बना दिया बेटा कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मैंने क्या बना दिया बेटा, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये जो रियल गैस होगी, रियल गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। जो रियल गैस होगी वो रियल गैस का जो बिहेव होगा वो क्या रहेगा बेटा, आइडियल गैस जैसा रहेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। तो ऐसा क्या होता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे? ऐसा क्या होता है, या फिर क्यों हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही वो गैस आइडियल गैस होती है? ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट है। इतनी तो बात बता दी कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेस, लेकिन क्यों, क्या, क्यों, किस तरीके से, ये भी तो जरा समझना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। अब मैं दो टर्मिनोलॉजी को खत्म कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही देखा हुआ है, हालांकि इसको अभी यहाँ पे पढ़ना नहीं है, लेकिन लगे हम इसको पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग सेपरेट करके लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैं फिर से आऊँगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो कल हमने देखा हुआ है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कल हमने बात कर ली थी बेटा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। वो क्या होते हैं बेटा, रैंडम मोशन के स्टेट में होते हैं, या फिर उस मोशन को बोला जाता है बेटा ब्राउनियन मोशन। क्या बोला जाता है बेटा, ब्राउनियन मोशन। और ये जब इस तरीके से रैंडम मोशन के स्टेट में होते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं और जो कुछ वेसल रहेगी या फिर जो कंटेनर होगा उस कंटेनर से भी टकराते हैं। अब इनका मोशन यानी ब्राउनियन मोशन किस तरीके से होता है, रैंडम मोशन किस तरीके से होता है, समझ लीजिए। अब मान लेता हूँ, ध्यान समझना, मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए जरा ध्यान से। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं इस तरीके से कुछ, सपोज टू बी, ये देखिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ एक कहीं पे भी बना सकता हूँ मैं, रंगोली नहीं बना रहा हूँ, समझ लेना बस। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है इस तरीके का, यहाँ पे कुछ एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और मैं मान लेता हूँ बेटा, चलिए यहाँ एक बना लेता हूँ, कहीं पे भी बना सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और भी बढ़िया से कुछ बना लेते हैं कहीं पे,
चलो यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ एक बना लेता हूँ, फिर यहाँ एक बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने बना लिए। या फिर बीच में और एक बना लिया ना, चलो यहाँ एक बना लेता हूँ, ऐसे कुछ। ओके, सो ये सारे कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने बना लिए। अब ध्यान रखना इन मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ क्या होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स मैंने बना लिए। अब मेरे ये जो मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स ये सारे कैसे बेटा, दे आर इन स्पीड ऑफ रैंडम मोशन। ये एक मोशन कर रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी ये क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करें बेटा, एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। हमारा जो मॉलिक्यूल है बेटा ये यहाँ से निकला, ये जो ग्रीन वाला मॉलिक्यूल है हमारा यहाँ से निकला, यहाँ जाने के बाद ये यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद ये सीधा आया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराने के बाद ये यहाँ गया, फिर से यहाँ टकराया। ठीक है, फिर यहाँ टकराने के बाद ब्लैक को भी लेके आता हूँ आगे, थोड़ा क्लियर करेंगे उसको। तो इसको मैं जरा यहाँ लेके आता हूँ। तो यहाँ टकराने के बाद ये सीधा आया ऐसे कुछ, और फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराने के बाद यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराने के बाद ठीक है, फिर यहाँ से निकला। इसको एडिट कर लेते हैं, समझ लेना बस। ओके जी, फिर ये आके यहाँ टकराया इस तरीके से कुछ इसके साथ, और इसके साथ टकराने के बाद ये फिर से यहाँ पहुंचा इस तरीके से। ओके, फिर इसके यहाँ टकराया इस तरीके से, फिर यहाँ टकराने के बाद ये फिर से यहाँ पहुंचा, यहाँ इससे टकराया, और इससे टकराने के बाद फिर यहाँ पहुंचा, फिर इससे टकराया, और इससे टकराने के बाद इसकी जर्नी आगे कंटिन्यू कहीं पे हो सकती है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो होता क्या है क्या नहीं, इसको बता देता हूँ। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है बेसिकली, ठीक है, उसने क्या किया बेटा, अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की। ठीक है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करने पर ये यहाँ पहुंचा सीधा। ठीक है, उसके बाद यहाँ टकराने के बाद ये यहाँ आया। ठीक है, यहाँ टकराने के बाद ये यहाँ पहुंचा, उल्टा उल्टा हुआ तो कुछ। चलो ऐसे भी मान सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ इस तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, और फिर यहाँ से इसकी जर्नी आगे बढ़ी। ऐसे मैंने कुछ डायग्राम बना दिया। अब ध्यान समझना, ये जो मोशन होता है, ठीक है, ये वाला जो मोशन होता है बेसिकली ये कहलाता है बेटा कौन सा मोशन, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये जो मोशन होता है ये मोशन कहलाता है कौन सा मोशन, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कहलाता है बेटा कौन सा मोशन, ब्राउनियन मोशन। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेटा तो इसका पाथ जो होगा वो एक जिगजैग पाथ फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो पाथ मिल रहा है बेटा हमें, ये पाथ कैसा मिल रहा है हमें, एक जिगजैग पाथ मिल रहा है। और इसी तरह एक्चुअल में इसी तरह की बात होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा एक दूसरे से टकराते हैं, और एक दूसरे से टकराने के बाद कुछ इसी प्रकार से वो चलते जाते हैं और कोलाइड होते रहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना क्या, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो यहाँ पे कौन सी इम्पोर्टेंट बात हमें बात करनी है, तो हमें यहाँ पे बात करनी है बेटा फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये समझना है। तो अगर आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं बेटा, हम यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेटा मीन फ्री पाथ, क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे, मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, सबसे पहले मीन फ्री पाथ पढ़ना है, मीन फ्री पाथ समझना है तो हमें सबसे पहले फ्री पाथ समझना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं फ्री पाथ, तो फ्री पाथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कोलिजन है और ये कोलिजन है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने क्या बात कर ली थी, हमने ये पढ़ लिया था कि अगर हम देखें तो हमने क्या बात कर ली थी, हमने
पढ़ लिया था कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ कौन सा पाथ होता है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ठीक है, दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ कौन सा पाथ होता है बेटा? एक फ्री पाथ, मतलब स्ट्रेट पाथ होता है, एक स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। सो बेसिकली वो जो पाथ होता है उस पाथ को बोला जाता है फ्री पाथ। ठीक है ना? तो दो सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ लेता है, ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं बेटा कौन सा पाथ? फ्री पाथ। उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा पाथ? फ्री पाथ। अब देखो, जब हम गैसेस की स्टडी करते हैं ना तो पर्टिकुलर हमारे पास कोई भी नई चीज होती है। जब हम गैसेस की बात कर लेते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, हमें सारी जो चीजें हैं वो एवरेजली पढ़नी होती है। लास्ट लेक्चर का एक अजम्पशन लीजिए जिसके अंदर मैंने बोला था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर मैंने क्या बोला था? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। यही तो बोला था ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो एवरेज क्यों बोला गया है? क्योंकि अलग-अलग, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, हर एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी वो अलग-अलग है, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी? बहुत डिफरेंट होगी। तो इसीलिए गैस की, पूरी गैस की जब हम एनर्जी लिखेंगे तो वो कैसी आएगी? एवरेज लेना होता है। तो इसीलिए मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ यानी क्या है? तो ये एक मीन डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या होगी? मीन डिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। सो मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस पूरा लिख देता हूँ अच्छे से। मीन डिस्टेंस आप ट्रैवर्ड बोल सकते हो या फिर कवर बोल सकते हो। ठीक है ना? सो मीन डिस्टेंस कवर्ड बाय या ट्रैवर्ड बाय, मीन डिस्टेंस ट्रैवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, मीन डिस्टेंस ट्रैवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज known as mean free path। उसको हम बोलेंगे बेटा क्या? मीन फ्री पाथ। ठीक है, सो मीन डिस्टेंस ट्रैवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ये जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी में उसने कुछ एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। ठीक है, उसको हम, हाँ आप ऐसे बोल सकते हो मीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ठीक है, उसको ऐसे भी बोला जा सकता है। अब अलग-अलग किताबों के अंदर आपको इसको अलग-अलग तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगी। डेफिनेशन जो होती है मेरा अलग-अलग किताबों के अंदर क्या होती है? अलग-अलग प्रकार से दी होती है। तो उसको आपको जरा अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में किताबों के अंदर किस तरीके का वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में बस कुछ इसी प्रकार की डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्या? मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्या? मीन फ्री पाथ। तो अगर मीन फ्री पाथ के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो निकल के आएगी बेटा डेफिनेशन। मीन फ्री पाथ के बाद में जो हमारे पास डेफिनेशन निकल के आएगी वो रहेगी बेटा आपके पास मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या होगी? मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो मीन डिस्टेंस ट्रैवल या एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, इज नोन एज अ मीन फ्री पाथ। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये आपके पास पहला पाथ हो जाएगा, तो मैं इसको बोलूँगा λ1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा λ2। या फिर अगर मैं बात करूँ बेटा तो ये λ3 या हाँ ये आपके पास λ1, ये λ2, हाँ सही है, λ3, ये आ जाएगा λ4, ये आ जाएगा λ5, ये आ जाएगा λ6, ये आ गया बेटा λ7,
ये आ गया बेटा लैम्डा 8, ये आ गया बेटा लैम्डा 9 और ये आपके पास आ गया बेटा लैम्डा 10। तो यानी मीन फ्री पाथ की अगर हम बात करेंगे तो मीन फ्री पाथ की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको लैम्डा से डिनोट कर सकता हूँ, व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस अप टू कहाँ तक हो जाएगा लैम्डा n तक। ठीक है, कहाँ तक आ जाएगा प्लस ये लैम्डा n तक और डिवाइडेड बाय n। तो ये एक्चुअल में आपके पास हो जाएगा बेटा क्या मीन फ्री पाथ। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा मीन फ्री पाथ हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमें बात करनी है वो रहेगी बेटा मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने कल ही बताया था कि टाइम ऑफ कोलिजन है, जो आपका टाइम ऑफ कोलिजन है, ठीक है, वो टाइम ऑफ कोलिजन बहुत ही क्या होता है कम होता है रिलैक्सेशन टाइम के मुकाबले। इसको मैं जरा मान लेता हूँ, इसको हम टाउ से डिनोट कर देते हैं। सो मीन रिलैक्सेशन टाइम एग्जैक्टली कौन सा टाइम कहलाता है? तो मीन रिलैक्सेशन टाइम को समझने के लिए, जैसे वहां पे अगर हम देखें तो मीन फ्री पाथ को समझने के लिए हमें फ्री पाथ समझना था, उसी तरह से मीन रिलैक्सेशन टाइम को समझने के लिए हमें रिलैक्सेशन टाइम का मतलब समझना होगा। तो रिलैक्स कब करेगा? आप देखो ये दौड़ते जा रहा है, तो इसको रिलैक्स कब हो सकता है? ऐसे दौड़ेगा, टकराएगा, टक्कर लेने के बाद फिर दौड़ा, लेकिन दो टक्कर के बीच में मतलब दो कोलिजन के बीच में ये जो समय देखो यहाँ एक बोला है, अब देखो ध्यान से समझना, फ्री पाथ कम ज्यादा हो सकता है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ और यहाँ अगर आप देखो तो ये फ्री पाथ बहुत बड़ा है। इस कोलिजन के दौरान ध्यान समझना, इस कोलिजन और इस कोलिजन के दौरान ये जो फ्री पाथ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में ये फ्री पाथ उससे कम है। बात समझ लो, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में ये फ्री पाथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में फ्री पाथ बहुत ही कम है। तो ये फ्री पाथ चेंज होगा, एवरेज इसीलिए तो लिया जाएगा कि वो अलग अलग कोलिजन के लिए अलग अलग होगा। उसी प्रकार से अगर मैं रिलैक्सेशन की बात कर लेता हूँ या रिलैक्सेशन टाइम की बात कर लेता हूँ, तो रिलैक्सेशन टाइम कौन सा टाइम होता है? तो द टाइम बिटवीन टू consecutive or successive collision, the time between two successive collision or two consecutive collision is known as a relaxation time। तो उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो समय लेता है मॉलिक्यूल बेसिकली, या फिर जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा समय या कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन टाइम। उसको क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं इसे बोल सकता हूँ टाइम एवरेज, उसको भी मैं बोल देता हूँ बेटा एवरेज या मीन। चलो मीन ही बोल देता हूँ, मीन टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मीन टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल्स। आप ऐसे बोल सकते हो मीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको भी बोला जा सकता है। ठीक है, सो मीन टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव collision। okay ji, so mean time taken by gas molecule between two successive collision is known as mean relaxation time। उसको बोला जाता है बेटा मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जिसको मैं टाउ से डिनोट कर लेता हूँ, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू कहाँ तक आएगा बेटा? ये टाउ n तक। ठीक है, अप टू कहाँ तक होगा जाएगा? मतलब कहाँ तक होगा ये? टाउ n तक अपॉन n।
तो ये आपके पास हो गया बेटा क्या, मीन रिलैक्सेशन टाइम। ये आपके पास हुआ मीन रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ और मीन रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला और डेफिनेशन बस आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो मीन फ्री पाथ और मीन रिलैक्सेशन टाइम रहेगा, इनकी जो डेफिनेशन होगी उन डेफिनेशंस को आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। और आगे की अगर हम बात करेंगे तो आगे हमें चर्चा करनी है बेटा गैसेस लॉज की। इसकी चर्चा करनी है गैसेस लॉज की और समझना है कि क्यों रियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह, ठीक है। यानी एग्जैक्टली क्या होता है ये हमें समझना है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो गैस लॉज रहेंगे, ठीक है। गैस लॉज की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर हमें कौन से लॉज पढ़ने हैं, उसके अंदर हमें बॉयल्स लॉ पढ़ना है, उसके अंदर हमें चार्ल्स लॉ पढ़ना है, उसके अंदर हमें एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़नी है, उसके अंदर हमें गै-लुसैक लॉ पढ़ना है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो हम गैस लॉज की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। मैं आज एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करके देता हूँ और कुछ चीजें हम फिर आने वाले लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे। तो ये दो डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अभी वो रहेगा बेटा क्या, गैस लॉज। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट अभी रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, गैस लॉज। ठीक है। गैस लॉज के अंदर हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो बात करनी है बेटा बॉयल्स लॉ की। ठीक है। गैस लॉज के अंदर हमें सबसे पहला जो पढ़ना है वो बॉयल्स लॉ ही पढ़ना है। ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। तो ऐसे बोल सकते हैं फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कहता है बेटा कौन, बॉयल्स लॉ। क्या फिर से बोल रहा बेटा कि for a given mass of a gas at constant temperature pressure is inversely proportional to volume, ठीक है। According to for a given mass of an ideal gas at constant temperature the volume of gas is inversely proportional to its pressure, ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा बॉयल्स लॉ क्या कहता है, for given mass of an ideal gas, इसको जरा नीचे ही लिखता हूँ, जगह हमारे पास बहुत सारी है। for given mass of an ideal gas, ठीक है, for given mass of an ideal gas at constant temperature, for given mass of an ideal gas at constant temperature, for a given mass of an ideal gas at constant temperature, volume is inversely proportional to its pressure,
ठीक है। So for given mass of an ideal gas at constant temperature, volume is inversely proportional to its pressure. इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि V is inversely proportional to P, ठीक है, V is inversely proportional to P but at constant temperature, ठीक है, but at constant temperature। या फिर बोला जा सकता है कि PV is equal to किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। या फिर बोला जा सकता है कि P1 V1 is equal to क्या हो जाएगा, P2 V2 के बराबर, ठीक है। P1 V1 किसके बराबर आएगा, P2 V2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात में कर लो बेटा तो इसके लिए जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा बेटा P वर्सेस V ग्राफ, यानी ये P वर्सेस V ग्राफ जो आएगा वो P वर्सेस V ग्राफ क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो P वर्सेस V जो ग्राफ रहेगा फॉर एन बॉयल्स लॉ, ठीक है, तो फॉर एन बॉयल्स लॉ ये जो ग्राफ हमारे पास हो जाएगा वो क्या रहेगा, PV ग्राफ, यानी PV कर्व जो रहेगा वो PV कर्व क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बॉयल्स लॉ का सिर्फ आज बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, जिसके अंदर मैंने बोला है कि फॉर गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। तो ये बॉयल्स लॉ है, इसके ऊपर ग्राफिकल भी सवाल बनेंगे और साथ में मुझे ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर करना है कि एट हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर कि अब मैं बात करूंगा बेटा, जब मैं बॉयल्स लॉ की पूरी बात करूंगा तो मैं बात करूंगा किस तरह से हाई टेंपरेचर के ऊपर ये कंडीशन हमें देखने को या सेटिस्फाइड होते हुए दिखती है, ठीक है। तो कल हम फिर से गैस लॉज के अंदर बॉयल्स लॉ से शुरुआत करेंगे और बॉयल्स लॉ के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके के हाई टेम्परेचर के ऊपर ही ये कंडीशंस हमें को मिल सकती हैं। ये चीज़ें हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और उनको समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना, रुक जाते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।